दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी खिलजी साम्राज्य का सुल्तान था और उसे खिलजी साम्राज्य का सबसे ज्यादा शक्तिशाली शासक माना जाता है। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में बहुत कुछ ऐसा हुआ जिसके कारण उसका नाम हमेशा लोगों के बीच में चर्चा का विषय बना रहता है। कुछ सालों पहले रिलीज हुई फिल्म पद्मावत में अलाउद्दीन खिलजी के जीवन के कुछ पहलुओं को दर्शाया गया था, लेकिन इतिहास इस बात का गवाह है कि खिलजी की जिंदगी में इसके अलावा भी बहुत कुछ हुआ था। इस बात को जानकर आपको थोड़ी हैरानी भी हो सकती है, लेकिन कुछ इतिहासकारों के मुताबिक खिलजी ने चित्तौड़ को अपने क्षेत्र के विस्तार के लिए घेरा था, न कि पद्मावती के लिए। खिलजी के बारे में कुछ लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि भारत अलाउद्दीन खिलजी का कर्जदार है, क्योंकि उसके शासनकाल में मंगोलों ने भारत पर बार बार आक्रमण किए। मंगोल किस तरह से लोगों को क्रूरता से खत्म करते हुए आगे बढ़ते थे, इसे बयान करना भी मुश्किल है। ऐसे में खिलजी ने एक दो बार नहीं बल्कि 5 बार मंगोलों को धूल चटाई थी। साथ ही खिलजी ने बहुत से सुधार भी किए थे और वो उस वक्त एक बहुत कामयाब लीडर था। अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो वीडियो के अंत तक आपको पता चली जाएगा, क्योंकि आज हम आपको अलाउद्दीन खिलजी की जिंदगी के उन रहस्यों के बारे में बताने वाले हैं जिनसे आम आदमी अभी भी अनजान है। दोस्तों, बचपन से अलाउद्दीन ने एक सपना देखा था। उसे दुनिया का दूसरा अलेक्जेंडर बनना था और पूरी दुनिया पर राज करना था। हालांकि अलाउद्दीन दुनिया के लिए अलेक्जेंडर तो नहीं बन पाया, लेकिन वो खुद को सिकंदर सानी कहलवाता था, यानी कि अभी के समय का सिकंदर। इससे अलाउद्दीन को संतुष्टि तो मिल ही जाया करते थे। हालांकि उसने दुनिया को जीतने के अपने सपने को आखिरी सांस तक नहीं छोड़ा था, लेकिन उसके लिए सफर काफी मुश्किल था। लेकिन उसके सफर की शुरुआत अफगानिस्तान के ज़बूल प्रांत के कलत में उसके जन्म से हुई। उस समय अलाउद्दीन को अलाउद्दीन खिलजी या अलाउद्दीन खिलजी नाम से भी जाना जाता था, लेकिन बचपन में उसे अली गुरशस्प के नाम से पुकारा जाता था। अलाउद्दीन खिलजी खिलजी वंश के संस्थापक सुल्तान जलालुद्दीन के बड़े बेटे शिहाबुद्दीन मसूद का सबसे बड़ा बेटा था। वो सुल्तान जलालुद्दीन का दामाद भी था, क्योंकि उसने सुल्तान की बेटी मेहरुनिसा से शादी की थी। अलाउद्दीन ने मेहरुनिसा के बाद मेहरू से भी निकाह किया था, जो कि मलिक संजार अलब खान की बेटी थे। अलब खान अलाउद्दीन का जनरल और ब्रदर इन लॉ भी था। मेहरुनिसा के साथ अलाउद्दीन के वैवाहिक संबंध ज्यादा अच्छे नहीं थे, जिसकी वजह उसकी दूसरी पत्नी मेहरू बताई जाती है। ये भी कहा जाता है कि मेहरुनिसा बहुत घमंडी थी और वो अलाउद्दीन को नीचा दिखाना चाहते थे। जब अलाउद्दीन के पिता की मृत्यु हुई तो चाचा जलालुद्दीन ने उसे पाल पोस कर बड़ा किया था, इसलिए अलाउद्दीन भी अपने चाचा का वफादार था। लेकिन कहीं न कहीं उसके दिल में भी सुल्तान बनने की चाहत जन्म ले चुके थे, जिसने उसे खिलजी साम्राज्य का बादशाह बना दिया। अलाउद्दीन के सफर की शुरुआत होती है उसके आमिर तुजुक बनने से। अलाउद्दीन ने अपने चाचा जलालुद्दीन के मामलुक वंश को समाप्त कर खिलजी वंश स्थापित करने और उसे दिल्ली में तख्त दिलवाने में मदद की थी। इसीलिए जलालुद्दीन ने उसे आमिर तुजुक के खिताब से नवाजा था। मामलुक वंश यानी स्लेव डायनेस्टी की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी, जो कि मोहम्मद गोरी का सबसे भरोसेमंद था। आपको बता दें कि मामलुक वंश ने 1206 से 1290 तक राज किया था और 1291 में कारा के गवर्नर मलिक छज्जू ने सुल्तान के खिलाफ विद्रोह कर दिया, जिसके बाद जलालुद्दीन ने अलाउद्दीन को इस विद्रोह को दबाने के लिए कहा और अलाउद्दीन ने बड़ी कुशलता से विद्रोह को दबा दिया। जलालुद्दीन इससे बहुत खुश हुआ और उसने अलाउद्दीन को कारा का गवर्नर बना दिया। कारा के बारे में आपको शायद पता ना हो, क्योंकि अपने वास्तविक अस्तित्व में मौजूद नहीं है, लेकिन ये गंगा के किनारे बसा एक शहर था जो कि जौनपुर के पास पड़ता है। एक समय कारा का राजा जयचंद हुआ करता था, वही जयचंद जिसकी दगाबाजी के किस्से बहुत प्रसिद्ध हैं। हालांकि ये अलाउद्दीन के कारा जीतने के काफी पहले की बात है। कारा की जीत के बाद ही जलालुद्दीन ने अपनी बेटी मलिकाए जहां की शादी अलाउद्दीन के साथ करवाई थी। अब तक अलाउद्दीन समझ गया था कि अब वो ताकतवर हो चुका है और अपने चाचा को गद्दी से हटाकर वो सुल्तान बन सकता है, लेकिन इस काम को अंजाम देने के लिए उसे धन, सेना और सुल्तान का विश्वास जीतने की जरूरत थी। जिसके बाद धन इकट्ठा करने के लिए अलाउद्दीन ने 1293 में मालवा के परमार राजवंश के भिलसा पर आक्रमण करके उसे जीत लिया और अवध का गवर्नर बन गया। इस जीत के बाद अलाउद्दीन ने जितना भी लूटा हुआ धन था पूरा जलालुद्दीन के कदमों में रख दिया ताकि उसका विश्वास जीता जा सके। जलालुद्दीन भी अलाउद्दीन की इस बहादुरी से बहुत खुश था और उसने उसे अरीज़े मामलिक, मिनिस्टर ऑफ वॉर की उपाधि दे दी। हालांकि जलालुद्दीन को ये डर भी था कि अलाउद्दीन की यह बहादुरी एक दिन दोधारी तलवार बनकर उसका गला भी काट सकती है। और तो और जलालुद्दीन की बेगम को तो जैसे यकीन ही था कि उसके शौहर का कत्ल अलाउद्दीन के हाथों ही होगा। फिर भी जलालुद्दीन ने अलाउद्दीन को आर्मी को और ज्यादा ताकतवर बनाने के लिए धन इकट्ठा करने के अभियान पे लगा दिया। अलाउद्दीन भी आगे बढ़ता जा रहा था और 1296 में उसने डेक्कन में देवगिरी पर आक्रमण कर दिया। वहां से लूट का माल लेकर वो दिल्ली जाने की बजाय कारा चला गया। डेक्कन में अकेले दम पर लगातार जीत के कारण उसके हौसले बुलंद हो चुके थे और अब वो जलालुद्दीन को गद्दी से उतारने का पूरा षड्यंत्र बना चुका था। कारा पहुंचकर उसने जलालुद्दीन को एक पत्र लिखकर इस बात के लिए माफी मांगी कि वो लूट का माल लेकर दिल्ली नहीं आया
इस पर जलालुद्दीन ने खुद कारा पहुंचकर उससे मुलाकात की, जहां अलाउद्दीन ने जलालुद्दीन की पीठ में छुरा घोंपकर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद उसने अपनी सेना को इकट्ठा किया और मुल्तान पर हमला कर जलालुद्दीन के बेटों की हत्या कर दी। अब वो दिल्ली का सुल्तान बन चुका था। दिल्ली का नया सुल्तान बनने के बाद अलाउद्दीन को आंतरिक खतरों के साथ साथ एक और खतरे से लड़ना था, जो था मंगोलों का आक्रमण। मंगोलों ने कई बार दिल्ली पर हमला किया। इसके अलावा जरन मंजूर ने साल 1297 में, सिविस्तान में 1298 में, किली में 1299 में, दिल्ली में 1303 में, अमरोहा में साल 1305 और 1306 में अलाउद्दीन और मंगोलों का आमना सामना हुआ। इस दौरान अलाउद्दीन का पलड़ा ही भारी रहा और उन्हें लौट के जाना पड़ा। जिस दौरान मंगोल अलाउद्दीन पर आक्रमण कर रहे थे, उसी दौरान अलाउद्दीन उनसे तो लड़ ही रहा था और बाकी राज्यों को भी जीत रहा था। इसमें 1299 में जीता गया गुजरात, 1301 में रणथंभौर, 1303 में चित्तौड़ और 1305 में मालवा था। चित्तौड़ में तो उसे जीतने में 8 महीने से भी ज्यादा का समय लग गया था। हालांकि इन सब राज्यों को जीतने, मंगोलों से लड़ने और जीते हुए राज्यों की सत्ता को बनाए रखने के लिए उसके बहुत सारे सैनिक खत्म हो रहे थे, लेकिन खिलजी ने इन सब की परवाह किए बिना युद्ध जारी रखा है। इसी दौरान उसने 1308 में देवगिरी पर कब्जा कर लिया, 1310 में वारंगल पर और 1311 में द्वार समुद्र पर कब्जा कर लिया। ये कब्जे इतने ज्यादा भयानक थे कि इसके दौरान वहां की आधी से भी ज्यादा जनसंख्या को मौत के घाट उतार दिया जाता था। इस बुरी हालत को देखते हुए यादव साम्राज्य के राजा रामचंद्र को, हौसाला साम्राज्य के राजा बल्लाला तृतीय को और ककटिया राजा प्रताप रुद्र को अलाउद्दीन का दरबारी बनना पड़ा। जिसके बाद खिलजी के मुख्य सेनापति मलिक काफूर ने पांड्या साम्राज्य पे भी हमला किया था और वहां से भारी संसाधन लूट लिए थे। हालांकि उस समय पांड्या साम्राज्य ने उनका डटकर सामना किया और उन्हें कब्जा नहीं करने दिया, लेकिन राजा रामचंद्र, राजा प्रताप रुद्र और राजा बल्लाला तृतीय के अलाउद्दीन के साथ मिल जाने के कारण पांड्या साम्राज्य के लिए मुश्किलें खड़ी हो गए थे। इसका एक कारण ये भी था कि पांड्या साम्राज्य में आंतरिक कलह भी चल रहे थे। इसके बावजूद पांड्या साम्राज्य और अलाउद्दीन के बीच घमासान युद्ध हुआ और अलाउद्दीन की तरफ से राजा रामचंद्र, राजा प्रताप रुद्र और राजा बल्लाला तृतीय मौजूद थे और पांड्या साम्राज्य की तरफ से मंगोल उनका साथ देने के लिए मौजूद थे। हालांकि पांड्या साम्राज्य की हार हुई, वहां के दोनों राजा वीर और सुंदर भाग गए। इतिहासकारों द्वारा ये बताया जाता है कि जब अलाउद्दीन को पता चला कि मंगोलों ने पांड्या साम्राज्य का साथ दिया है, तो उसने कत्लेआम मचा दिया और 20 से 30 हजार मंगोलों को मौत के घाट उतार दिया। उनके कई सेनापति भी दिल्ली के चौराहों पर मारे गए। इन सब के दौरान मलिक काफूर का कद सल्तनत में बढ़ता ही जा रहा था। साल 1313 में उसे देवगिरी का गवर्नर बनाया गया। ये वही समय था जब अलाउद्दीन को एक बीमारी लग गए थे। वो बहुत चिड़चिड़ा और गुस्सैल हो गया था। उसे केवल एक ही इंसान पर भरोसा था, वो था मलिक काफूर। और मलिक काफूर ये भली भांति जानता था और इसका फायदा उठाते हुए उसने अलाउद्दीन के हर करीबी को सत्ता से हटवा दिया। सबसे पहले उसने उन अधिकारियों को निकलवाया जो कि अलाउद्दीन के शासनकाल में आर्थिक सुधार लेकर आए थे। जैसा कि आप जानते ही होंगे, अलाउद्दीन के समय की अर्थव्यवस्था को काफी बेहतर माना जाता था। ऐसा इसलिए था क्योंकि यह अर्थव्यवस्था देश के हर हिस्से में बराबर थे और सब हिस्से बराबर होने के कारण ये तय करना मुश्किल हो जाता था कि कहाँ पहले हमला किया जाए। अलाउद्दीन के दरबार से पहले तो अधिकारी निकाले गए, फिर नंबर आया आसपास के करीबियों का। मलिक काफूर ने हर इंसान को जो भी उसका राइवल बन सकता था उसे अलाउद्दीन पर जान का खतरा बताकर मरवा दिया। इसमें उसका साला अल्प खान भी मौजूद था। अल्प खान अलाउद्दीन का वफादार था, लेकिन उसे भी जान से हाथ धोना पड़ा और तो और सारे वजीर भी हटा दिए गए और मलिक काफूर वाइसरॉय बन गया। उसके बाद 4 जनवरी 1316 की रात काफूर अलाउद्दीन के महल से उसकी लाश लेकर निकला। काफूर ने अलाउद्दीन को जहर देकर मारा था। अलाउद्दीन को अपनी मौत का बहुत डर था। उसने मौत के डर से सबको खुद से अलग करवा दिया था। वो डरता था कि जो उसने जलालुद्दीन के साथ किया कहीं वही उसके साथ न हो जाए। अलाउद्दीन की मौत के बाद काफूर ने उसके बेटों को अंधा करके उसके बेटे शहाबुद्दीन को गद्दी पर पुतला बनाकर बैठा दिया। हालांकि बाद में अलाउद्दीन के सबसे बड़े बेटे ने काफूर को मारकर गद्दी छीन ली। दोस्तों, अब आप इसे किस्मत का दस्तूर कहिए या कुछ और, लेकिन अलाउद्दीन के साथ वही हुआ जो उसने अपने चाचा के साथ किया। तो दोस्तों, ये थी अलाउद्दीन खिलजी की पूरी कहानी। उम्मीद करते हैं हमने उसकी जिंदगी के कुछ अनछुए किस्सों को आपके सामने उजागर किया होगा। अगर आपको हमारी ये कोशिश पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके शेयर करना ना भूलें और ऐसे ही वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर ऑन कर लें। धन्यवाद।